हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जिसमें हम 2020 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी वही करेंगे और जानेंगे कुछ और नए प्रश्नों के उत्तर को। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे 2020 का। एक क्वेश्चन देखा था C4H10O अणुसूत्र के 3 समावेवी के संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। तो अल्कोहल और ईथर में हमने इसके अलग अलग IUPAC नाम के साथ साथ अलग अलग आइसोमर्स देखे थे। ओके, फिनॉल की निम्न अभिक्रियाएं लिखिए। फिनॉल की सांद्र HNO3 से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेट HNO3। एंड आपने क्या देखा था कि फिनॉल जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पिक्रिक एसिड बनाता है, जो कि क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हमने बताया था आपको कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने की एक फॉर्मेशन होती है जहां पर कहा जाता है कि फिनॉल का नाइट्रेशन किया जा रहा है। ओके, चलिए ये रिएक्शन इक्वेशन है उसके लिए। और कॉलबेज रिएक्शन, कॉलबेज रिएक्शन में क्या बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 1 हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड आपका बनता है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है और उसके बाद वो CO2 से अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एसिड देता है। रायमर टीमैन रिएक्शन हमने देखी थी जहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो ये भी फिनॉल की रिएक्शन है। जब उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है तो उसी OH के सामने ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाता है, जिसको कि फिर कंपाउंड को सैलिसिल एल्डिहाइड कहा जाता है। ओके, ये अभिक्रिया के लिए इक्वेशन है। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, आणविकता और कोटि एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण हम लोगों ने देख लिया था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या आपकी आणविकता होती है, और वही अभिकारक जो क्या करेंगे, वेग का निर्धारण करेंगे, वो उस अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। बस इतना डिफरेंस होता है। बाकी आप लोगों ने सारे डिफरेंसेस देख लिए थे। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराने के लिए, यानी कि कोई मिनिमम एनर्जी होगी किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। यानी कि रिएक्शन स्टार्ट कब होगी, जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। तो जिस एनर्जी पर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा, यानी उतनी जल्दी से अभिक्रिया होगी। समझ रहे हैं? और क्या होता है, आपने देखा है कि जैसे कोई चीज जलती है तो कोई बहुत जल्दी से जलना शुरू कर देती है, कम तापमान में भी जलने लगते हैं, जैसे कॉटन को जलते हुए देखा होगा। वहीं जैसे गीली लकड़ियां है तो वो थोड़ा ज्यादा तापमान देती हैं। तो कॉटन, बहुत ज्यादा कॉटन को आप बहुत जल्दी जला सकते हो, लेकिन बहुत कम गीली लकड़ियां हैं आपके पास, उनको भी आप जल्दी नहीं जला सकते। ठीक है, तो अभिक्रिया ज्यादा किस में हो रही है, जल्दी उस कॉटन में हो रही है। वहां प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल रहा है। वहां पर प्रोडक्ट क्या है, जलने के बाद जो कोयला बनेगा या राख बनेगा, जो भी वहां पर प्राप्त होगी, कालिक बनेगी, गैसेस बनेंगी, वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वहां पर प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल रहा है कम एनर्जी देने पर। ठीक है, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी समझिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू वहां पर कम है, लेकिन अभिक्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है, यानी जल्दी हो रही है, तीव्र गति से हो रही है। ठीक है, यानी जल्दी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। सेम किस में देख रहे हैं आप, ये इसके ठीक विपरीत आप गीली लकड़ियों में देख रहे हैं। गीली लकड़ियों को आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी है, बहुत ज्यादा हीट दे दी है, उष्मा दे दी है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से वो नहीं जल रही है, बहुत धीरे धीरे जल रही है। तो ये अभिक्रियाएं कैसी है, मंद है, लेकिन इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें एक दूसरे के अपोज में है। अपोज में कैसे बोल सकते हैं आप, कि जैसे व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। जैसे गीली लकड़ियों में सक्रियण ऊर्जा का मान, यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही थी, लेकिन अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर सक्रियण ऊर्जा का मान अगर कम है, जैसे कॉटन के केस में कम ऊर्जा दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट जल्दी से मिल रहा है, तो लेकिन अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, तीव्र होगा। तो दोनों एक दूसरे, वेग और आपका सक्रियण ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती चल रहे हैं। ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एकीकृत दर व्यंजक आप लोगों ने
निकाल लिया था। इसके अलावा ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन था। ओस्टोवॉल्व विधि हमने देखी थी। तो ओस्टोवॉल्व विधि 3 चरणों में आपकी चलती है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो अमोनिया होती है वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी सेकेंड स्टेप में जाकर के पुनः ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाती है। और यही नाइट्रिक एसिड हम क्या कहते हैं कि ओस्टोवॉल्व विधि द्वारा बना हुआ है। साथ ही क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लास्ट जो इक्वेशन दी गई है उसमें नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ प्लस NO भी लिखा गया है, यानी कि वहां पर कुछ अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। अभी आप क्या करेंगे, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः सेकंड स्टेप में जहां नाइट्रिक ऑक्साइड यूज हो रहा है वहां इसको ले जाते हैं और फिर से क्या होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बनता है आपका बच्चे, HNO3 बनता है। ओके, फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि दीजिए तथा संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखे। तो ये आपकी प्रयोगशाला में P4 से यानी फास्फोरस से सफेद फास्फोरस के साथ अक्रिय वातावरण में क्या किया जाता है, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप अभिक्रिया कराया जाता है। उबाल कर बोल रहे हैं तो पानी भी वहां पर यूज किया जाएगा। तो आपका क्या बन रहा है, PH3 बन रहा है, यानी कि फॉस्फीन। इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, HCl से Cl2, ओके और Cl2 से HCl कैसे प्राप्त करेंगे, केवल अभिक्रियाएं दीजिए। तो HCl से Cl2, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl की रिएक्शन होती है तो वहां पर MnCl2 और साथ में H2O बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस आपकी निकलेगी। वहीं पर Cl2 से HCl, Cl2 में H2 ऐड करेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे तो HCl आपको प्राप्त हो जाएगा। हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं, तो ये आपने पढ़ा है। हेलोजन, हेलो जो आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे किस में आते हैं, हेलोजन फैमिली में आते हैं। सभी हेलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रक्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, वहां पर कम एनर्जी लेवल से ऊपर का एनर्जी लेवल में जाते हैं तो अब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, आपको पता है ना। और फिर क्या होता है, अवशोषण के कारण वो अलग अलग रंग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, या आप क्या कहते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर से जब नीचे आते हैं तो उस टाइम पर क्या करते हैं, इमिट करते हैं एनर्जी को। ओके, विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, अलग अलग एनर्जी शेल्स होंगी उनमें। शेल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स होती है ना सभी एलिमेंट में। एक वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की संख्या अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। तो कहीं पर भी आपका हो सकता है कोई 2 से तीसरे कोश में जा रहा है, कोई तीसरे से चौथे कोश में जा रहा है। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि वो कौन से कोश में जा रहा है और कितनी ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, उसके आधार पर वो रंग क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जैसे फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, यानी जिसको आप ग्रीनिश येलो कहते हैं, ऐसा ब्रोमीन रेड कलर का होता है। और आयोडीन आपका कैसे दिखाई देता है बच्चे, आयोडीन आपको बैंगनी रंग का दिखता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सारे हेलोजन हो गए और ये सारे हेलोजन क्या करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के साथ Cl2 की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, यानी आपका H2O के साथ किसकी रिएक्शन देनी है, क्लोरीन की रिएक्शन देनी है। ठीक है, तो जब भी H2O क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके 2 प्रकार के यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे। एक आपका बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे आप कहते हैं, और दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड बनता है HOCl। ओके, ये नोट करेंगे जल्दी से और रिएक्शन भी लिखेंगे, इक्वेशन है जो वो भी लिखेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। एक कार्बनिक यौगिक A में
69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टॉल्यूइन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, ये बताया गया है। आणविक द्रव्यमान 86 है और ये बताया गया है कि यह यौगिक टॉल्यूइन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, ठीक है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है और आयोडोफॉर्म परीक्षण भी सरलता से देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर यह एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर मतलब जब इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है, तब। यौगिक ए की संभव संरचना दीजिए एवं रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है बच्चे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के बाद आप आगे को प्रोसीड करेंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे ना, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब आपके पास आणविक द्रव्यमान दिया गया है और बाकियों का मास परसेंट दिया गया है कि इतने इतने परसेंट वहां पर ए और बी यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बता देंगे कि ये प्रोडक्ट होगा, ये वो कंपाउंड होगा, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट सेशन में कि इसको आप होमवर्क से करके लाएंगे। %11.63% आपका हाइड्रोजन है, परसेंटेज ऑफ सी आपको दिया गया है, कार्बन का 69.77%, ठीक है। शेष क्या बची होगी आपकी, ऑक्सीजन बची होगी। तो टोटल परसेंट कितना होता है कंपाउंड का, अगर हम किसी चीज को भी एज अ होल लेंगे तो आप 100% बात करते हैं, चाहे वो 1 ग्राम हो 2 ग्राम हो, ग्राम से मतलब नहीं है, ठीक है ना। टोटल का मतलब है 100%। ओके, जब आप एक होल कंप्लीट की बात करते हैं यानी कि हम 100% की बात करें। अब वो 100% की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस 100% में से क्या कहा गया, 11.63% तो क्या है, हाइड्रोजन है, और 69.77% आपका क्या है, कार्बन है। अब जितना परसेंट बचा है वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा। क्लियर है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के परसेंटेज को ऐड करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं ना, टोटल वही तो होगा। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास 100 आइटम्स है, ठीक है, और 100 आइटम्स में आप 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हो। 100 आइटम्स में आपके पास कुछ पेन है, ठीक है, कुछ आपके पास पेंसिल्स है, ओके, और इसके अलावा सपोज आपके पास इरेजर है। 3 चीजें हैं आपके पास। आपने कहा मेरे पास 30 पेन है, ओके, और मेरे पास 40 पेंसिल्स हैं। तो इरेजर बताइए कितने हैं। आपको पता है कि टोटल चीजें तो 100 है, ठीक है, और 100 में से आप क्या करोगे, पेन और पेंसिल को पहले ऐड करेंगे, टोटल कितना हो रहा है इनका, 70 हो रहा है, और फिर इस 70 में से इस 100 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इरेजर्स कितने आ गए आपके, 30 आ गए।
ठीक है ना। अगर हम परसेंटेज में बात करें कि 100% हमारे पास था, जिसमें से पेन आपके 30% है, 40% आपकी पेंसिल थी, तो इरेजर का परसेंटेज कितना होगा, तो वो भी आपका 30% हो गया। क्लियर है। यहां पर ऐसे ही हमें हाइड्रोजन कार्बन का परसेंटेज दिया गया है और ऑक्सीजन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 11.63 और 69.77 को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से माइनस करना है किसको, हमें 69.77 प्लस 11.63 को। ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करो पहले, जितना आएगा उसको 100 में से माइनस कर दो। ओके, तो टोटल आपका आ जाएगा 18.60। तो इतना परसेंट किसका हो गया, ऑक्सीजन का। ओके, अब आपको क्या निकालना है, सिंपल एटॉमिक रेशियो निकालना होता है। सिंपल एटॉमिक रेशियो यानी कि ये तो आपको अब लगभग मास परसेंटेज पता चल गया कि इतने इतने परसेंट मास है वहां पर। एटॉमिक रेशियो यानी कि एटम कितने कितने हैं, परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उस कंपाउंड में होंगे एक मॉलिक्यूल में। ओके, तो उसकी बात करेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे सिंपल एटॉमिक रेशियो या साधारण परमाणु का अनुपात। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंपल एटॉमिक रेशियो। अब आपको सिंबल्स आपको पता ही है कि क्या क्या है यहाँ पर, उनको आप लिख लेंगे और फिर परसेंटेज ऑफ मास ये जो आपको दिया गया है इसके आधार पर आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कार्बन का अनुपात, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है 12 आप लेते हैं एटॉमिक मास, और यहां पर कितना बताया गया है 69.77% अपॉन कितना कर दोगे 12। ओके, हाइड्रोजन का कितना बताया गया है 11.63 और एक एटम के लिए 1 लेते हो आप। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन का 18.6 वहां पर दिया गया है, वैसे कितना होता है 60। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5.88, सेकेंड वाले को डिवाइड करोगे इसका आ जाएगा आपका 11.63 क्योंकि 1 से डिवाइड करना है, और लास्ट का आपका आ जाएगा 16 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1.16। ओके, इस तरीके से आपने निकाल लिया। तो आप देखेंगे कि इसमें आप इसको कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पर सिंपल होल नंबर रेशियो लेके चलते हैं। ठीक है ना, कोई भी हमने क्या पढ़ा है, कोई भी यौगिक जो होगा उसमें जो तत्व आपस में जुड़ते हैं उनके जो परमाणुओं का अनुपात होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आपस में जुड़ते हैं। 5.88% को हम 5 ले सकते हैं, 11.63 को हम 10 अप्रॉक्स मान सकते हैं और 1.16 को हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, 5, 10, 1। ठीक है, अब हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक दो चीजें और बताई गई है ना, कि एक तो टॉल्यूइन को अपचयित नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि टॉल्यूइन को कौन से कंपाउंड अपचयित करते हैं, तो वो तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर कौन सा इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से हम इंपीरिकल फॉर्मूला अब निकाल लेंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बताएगा, ये सब आपको करवाया गया है कि कैसे इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, C के एटम हो गए 5 तो C5, H के कितने हो गए 10, H10 और O का हो गया 1, तो C5H10O। ओके, ये इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। इस इंपीरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या 86 जो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है वो आ रहा है, ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि C5 है। ठीक है, फिर प्लस क्या करोगे, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
क्योंकि H कितना है 10 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। क्लियर है? तो कितना हो गया? 86 आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक है ना? तो 86 आ रहा है, तो यानी कि ये वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसकी बात यहां पर की जा रही है, और जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 86 है, क्योंकि हमारा भी इस इंपीरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास 86 ही आ रहा है। ठीक है? तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है। तो हेंस इंपीरिकल फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा। ठीक है? और आपको और क्या बताया गया था? इट डज नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट। ठीक है? हेंस इट इज नॉट एन एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि आपने टॉलेंस और फेलिंग वाली रिएक्शन में क्या कहा था कि टॉलन को एल्डिहाइड रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है? तो यानी जो आपने C5H10O निकाला है, ठीक है ना, तो वो एल्डिहाइड तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉलन को रिड्यूस नहीं कर रहा है। अगर ये टॉलन को रिड्यूस कर रहा होता तो आपके पास पॉसिबिलिटीज बन जाती कि ये एक एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है? तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप बताएंगे इट डज नॉट reduce tolerance reagent. Okay? Hence, it is not an aldehyde. तो ये एक एल्डिहाइड तो नहीं होगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें पहले से क्लियर होती हैं, बताई जाती हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है? इट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है? ये और क्या कर रहा है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद भी दे रहा है। ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? अब आप उसी चीज को यहां पर लिखेंगे, इट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड with sodium हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है? ये क्या कर रहा है? एक एडिशन कंपाउंड दे रहा है, यानी योगात्मक उत्पाद जिसे आप कह रहे हैं। तो यानी कि जब ये योगात्मक उत्पाद दे रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो ये कौन सा हो सकता है? कोई कार्बोनिल समूह हो सकता है। ठीक है? तो आप लिखेंगे हेंस इट कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। ओके? इसलिए इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप तो होगा। ओके? और क्या बताया गया है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। ठीक है? वो भी आप यहां पर लिखेंगे, इट गिव it gives positive isoform test. ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो आप क्या बताओगे? यानी कि ये एक क्या हो सकता है?
कोई कीटोन वाला कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेंस इट इज, अब चूंकि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से आप बताएंगे कि क्या कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। हेंस इट इज अ मिथाइल कीटोन। ओके और क्या कहा गया है, जब ये विग्रस ऑक्सीडेशन करता है तो ये इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड भी देता है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन it gives ethanoic acid and propanoic acid. Okay, hence it is 2-pentane. Okay, बता भी देंगे आपके विग्रस ऑक्सीडेशन पे क्या दे रहा है। मिथाइल कीटोन बोला है तो एक साइड आपका क्या है, CH3CO, ये हो गया, ये कंपाउंड होगा। गिन लीजिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए, और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। ये क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन में क्या दे रहा है आपका, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH प्लस इथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसको आप क्या कहते हो, एसिटिक एसिड भी कहते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने अटेम्प्ट किया होगा, प्रयास किया होगा इसका आंसर जानने का। होपफुली इसी तरह से आपने किया होगा। एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है सबका उपयोग प्रश्न में होना चाहिए और उसी के आधार पर आप आंसर को अपना प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता करना था कि वो कौन सा आपका कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना था, तो वो सब आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये आपका वो कंपाउंड था, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन, यानी कि अभिक्रिया लिखनी है, आपने बतानी है, साथ में इक्वेशन समीकरण भी देनी है। पहला है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई आइस। तो ड्राई आइस से आइस को सिर्फ ध्यान नहीं रखना है, ड्राई एक वर्ड को भी ध्यान में रखना है, तो वो है CO2, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ड्राई आइस, सॉलिड CO2 followed by aqueous acid work up to give कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2 जो है उससे रिएक्ट कर रहा है और फॉलोड बाय एक्वस एसिड जो कि वहां पर प्रेजेंट होगा, तो क्या देता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो RMgX आपका कोई भी क्या हो सकता है,
कोई भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, R वहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, X आपका कोई भी हेलोजन हो जाएगा, और इस तरह से COO आप दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है आपको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। इस प्रकार इधर आपने RMgX की जगह क्या यूज कर लिया है, यहां पर CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, उसकी रिएक्शन करी आपने, 2 स्टेप में चलती है ये रिएक्शन। यहाँ पर CO2 से CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ MgBr अलग हो रही है, ठीक है। फिर आपका यहाँ इस ऑक्सीजन ने H प्लस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है ना, और क्या बनाया, ये H प्लस कहां से आया, जहां क्या लिखा गया था, फॉलोड बाय एक्वस एसिड, ठीक है ना, तो वो H प्लस एसिड का है यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। देन वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा जिस पर कि आपका नेगेटिव चार्ज आ गया था। ओके, नेगेटिव चार्ज आ गया है, देन H जुड़ गया है, तो ये अब क्या हो गया है, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा, इथेनोइक एसिड है, जिसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया शुष्क बर्फ से कराने पर आप क्या कहेंगे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपको होमवर्क में करना है। एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन के लिए अभिक्रिया लिखनी है और इक्वेशन भी देनी है। गाटम एंड कोक रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आपको करवाया था। गाटम एंड कोक रिएक्शन क्या है, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स benzaldehyde or substituted benzaldehyde. This reaction is known as Gartum and Koch reaction. Okay. इटार्ड रिएक्शन, ये भी आपको करवाया था। इन इटार्ड रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड, तो इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन आपको खुद से होमवर्क में करनी है। तो ये जो लास्ट की आपने 4 रिएक्शंस देखी हैं, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन, गाटम एंड कोक अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है। गाटम एंड कोक अभिक्रिया मैंने आपको समझा रखी है पहले भी, अभी भी एक बार आपको बता दिया है कि इसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा बेंजीन से, इसके लिए आपको इक्वेशन देनी है। इटार्ड अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड बन रहा है, इसमें भी आपने ध्यान रखना है और इक्वेशन लिखनी है। और लास्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होता है, एक एल्डोल कंडेंसेशन है, दूसरा क्रॉस एल्डोल है, तो दोनों में आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर 2020 का पूरा प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि 2020 के प्रश्न पत्र के जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी प्रकार से उनका उत्तर लिखना है, अच्छे से अपने उत्तर को समझाना है। आपका जो आंसर आता है उसको अच्छे से अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके आपको लिखना होता है, ठीक है ना। नेम रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। जो होमवर्क में यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।